कैप्टन हडसन जो थे वो बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार करते हैं। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर नहीं हुआ था, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। जिज्ञासा। दिल्ली जो है ये एक इफेक्टिव सेंटर के तौर पे, यानी कि प्रभावी केंद्र के रूप में ये ज्यादा दिनों तक लंबा नहीं टिक सका। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था? तो चलिए हम इस सवाल का जवाब पता लगाते हैं। तो दरअसल जो औरंगजेब थे, जो कि एक मुगल बादशाह थे, मुगल रूलर्स थे, और ये आखिरी लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर मुगल बादशाह में से एक थे। इन्होंने क्या क्या था? तो इन्होंने भारत के बहुत सारे बड़े बड़े हिस्सों में अपना कब्जा कर लिया था, अपना कंट्रोल कर लिया था। लेकिन जब इनकी डेथ हो गई, जब ये मर गए 1707 में, तो जो मुगल गवर्नर्स थे, यानी जिनको हम सूबेदार कहते हैं, और जो बड़े बड़े जो जमींदार थे, वो क्या करने लगे, अपनी ताकत जो है वो दिखाना शुरू कर दिए और अपने अपने क्षेत्र में जो है इन्होंने कब्जा कर लिया। उसी तरह से जैसे जैसे क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जैसे जैसे लोग अपने कब्जा को करते चले गए और एक रियासत बनाना शुरू कर दिए भारत के अलग अलग जगहों पर, तो जब इस तरह से किंगडम्स बनने लगे, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली है, जो कि एक बहुत ही इफेक्टिव सेंटर के रूप में माना जाता था, वो जो है उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाया। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? चलिए हम लोग देखेंगे कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी का नाम था जो कि बिजनेस करता था, और ये कंपनी जो है भारत के ईस्ट वाले हिस्से में आते हैं, यानी कि भारत के पूर्व वाले हिस्से में आते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत में क्यों आई और कैसे आई? तो भारत में ये बिजनेस करना चाहते थे, भारत के किस हिस्से में? पूर्व वाले हिस्से में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंग्लैंड की एक महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ वन। इससे ये कंपनी एक परमिशन ले लेती है कि ये भारत के पूर्व वाले हिस्से में बिजनेस करेंगे। अब परमिशन लेने का मतलब क्या था? तो परमिशन लेने का मतलब ये था कि कोई जो अदर बिजनेस करने वाले कंपनी होंगे, यानी कि जो अदर ट्रेडिंग ग्रुप्स होंगे, वो इनके साथ बिल्कुल भी मुकाबला नहीं करेंगे और इनका अधिकार होगा उस क्षेत्र में बिजनेस करने का, इनका दबदबा होना चाहिए। तो ये परमिशन लेने का मतलब ये था। अब बिजनेस ऐसा क्यों कर रहे थे? तो परमिशन लेने से उनको और क्या बेनिफिट हो रहा था? एक तो ये बेनिफिट होगा कि कोई जो अदर कंपनीज होंगी बिजनेस करने वाले, वो उस क्षेत्र में बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो परमिशन लेने का एक ये मतलब था, जो इंग्लैंड के अदर जो और ऐसे कंपनी होंगे वो उस क्षेत्र में बिजनेस नहीं करेंगे जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करना चाह रही थी।
तो अब इसके पीछे का कारण क्या है कि आखिरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ऐसा क्यों करना चाह रही थी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि अगर कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे, आपका अगर कोई विरोधी नहीं होगा, तो आप सामानों को बहुत ही सस्ता में खरीदेंगे और बहुत ही ज़्यादा मुनाफे में बेचेंगे, बहुत ही ज़्यादा हायर प्राइस में आप उसको बेचेंगे, तो आपको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी, अगर दूसरा कंपनी वही काम करती है आपके अगल बगल में, तो कंपटीशन जो वो बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन के चक्कर में आप उतना ज़्यादा हायर प्राइस पे नहीं बेच सकते हैं सामान को, आपको कम करके बेचना होगा ताकि आपका जो सामान है वो ज़्यादा बिके। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये यही चाहती थी कि इनका कोई कॉम्पिटिटर्स ना हो और ये जो भी रिसोर्सेस या जो भी सामान खरीदे वो बहुत ही सस्ता में खरीदे, बहुत ही कम मूल्यों में खरीदे और उसे क्या करें, ये बहुत ही हायर प्राइसेस में बेच दे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो जब किसी भी सामान को बहुत ही कम मूल्यों पे खरीदा जाता है और उसको हायर प्राइस पे जब बेचा जाता है तो उसको हम कहते हैं मर्केंटाइल। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि इंग्लैंड से चली थी और किसके परमिशन से चली थी? एलिजाबेथ वन के परमिशन से, यानी एक शाही प्रमाण जो है, एक रॉयल चार्टर के माध्यम से वो चली थे। लेकिन जो रॉयल चार्टर थे, जो ये शाही फरमान था कि किसी को परमिशन नहीं है वहां पहुंचने का जहां ये पहुंचना चाह रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन वो क्या किए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यूरोपियन पावर को रोक नहीं पाई। क्यों नहीं रोक पाई? दरअसल जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की पूर्वी हिस्सा में पहुंचते उससे पहले ही जो यूरोपियन पावर थे, जिसमें हम बात करते हैं पुर्तगालिन के विषय में, तो जो पुर्तगालिन लोग थे वो बहुत पहले ही भारत के पश्चिमी वाले हिस्से में पहुंच चुके थे और गोवा में उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो 1998 में ही जो वास्को डी गामा थे उन्होंने भारत पहुंचने के लिए समुद्री रास्ता का खोज जो है कर लिया था। उसके बाद डच भी जो थे वो भी चाहते थे कि जो इंडियन ओशन है, जो हिंद महासागर है, उसके आसपास बिजनेस तलाशना शुरू कर दिए थे। तो फ्रांसीसी व्यापारी जो थे वो भी यहाँ पर आ धमके। तो जब अलग अलग कंपनियां भारत के इस हिस्से में पहुंचने लगीं, तो जो कंपनीज थीं वो एक ही चीज खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। अब इससे क्या हो रहा था, जैसे कि भारत में, इंडिया में सूती का जो कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा बन रहा था, जो सिल्क यानी कि जो रेशम है उसका उत्पादन ज़्यादा हो रहा था। तो जो सिल्क है, जो कॉटन है, इसका यूरोप में बहुत ही ज़बरदस्त मार्केटिंग चल रही थी। साथ ही साथ जो काली मिर्च है यानी कि पेपर, लौंग यानी क्लॉव्स, कार्डामोम यानी इलायची वगैरह, और जो सिनामोम है यानी जिसको हम दालचीनी कहते हैं, इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिमांड था मार्केट में। तो जो कंपनीज थी वो इन्हीं सब चीज़ों को खरीदना चाहती थी, एक ही चीज़ को खरीदना चाहती थी, इन्हीं सब सामानों को खरीदना चाहती थी और बेचना चाहती थी। लेकिन क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आ चुकी थी तो कंपटीशन जो था वो बढ़ गया था। अब कंपटीशन बढ़ गया तो मान लीजिए कि एक कंपनी अगर 2 रुपए दे रही है तो अगला कंपनी उसको कितना दे रही है, 3 रुपए दे के खरीद रही है, अगला कंपनी एक रुपये और बढ़ा के खरीद रही है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो भारत के जो ये सब चीज़ें थीं, जैसे कि पेपर जो था, क्लॉथ्स जो था, कार्डमोम या सिनामोम, सिल्क या कॉटन, इन सब के जो दाम हैं वो बढ़ने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए।
अब प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, तो जितना मुनाफा वो बेच कर कमाना चाहते थे वो मुनाफा कंपनियों को नहीं हो रहा था। तो अब क्या उनके पास रास्ता बचता है मुनाफा कमाने के लिए? क्या कर सकते थे वो? तो उन्होंने सोचा कि अब हमें एक दूसरे को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करे, खत्म करे। अब ये खत्म कैसे करेंगे? तो क्या करते थे ये कि जो जहाज समुद्र के रास्ते जाते थे उसको वो लोग डुबो देते थे, जो रास्ता से वो लेके आते थे उस रास्ता को ब्लॉक कर देते थे। तो जितना सप्लाई वाला जो भी रूट था जिससे सामान आते जाती थी, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करते थे, बाधा पैदा करते थे कि वो सामान को ज्यादातर ना बेच सके। तो ये जो व्यापार चल रहा था, ये जो ट्रेड चल रहा था, एक्चुअली ये हथियार के बलबूते पे चल रहा था। और जहां पर जो व्यक्ति या जो कंपनी अपना सामान रख लेता था तो वहां पे चारों तरफ से घेराव कर देता था ताकि वहां पे कोई उनको नुकसान पहुंचाने ना आए, जिसको किलाबंदी हम लोग कहते हैं। अब इस किलेबंदी से क्या हुआ कि जो वहां के लोकल राजा लोग थे, भारत के जो लोकल राजा लोग थे, उनको बड़ा दिक्कत होने लगा। तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज थी वो ना ही तो ठीक से बिजनेस कर पा रहे थे और ना ही तो ठीक से पॉलिटिकल सिस्टम को संभाल पा रहे थे जो भारत में था। तो कहीं ना कहीं टकराव पैदा हो रहा था कि भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके साथ कैसे बिहेव करें, और जो बिजनेस में गिरावटें आ रही हैं उनको जो फायदा नहीं पहुंच पा रहा है उसमें अदर कंपनीज के साथ हम कैसे काम करें। और यही सब कारण जो है युद्ध को जो है जन्म देता है। अनुमति दीजिए कि हम यहाँ पे किला वगैरह बना सकें। लेकिन जो नवाब थे बंगाल के वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे, और अंततः धीरे धीरे इस तरह का जो विवाद है वो बैटल ऑफ प्लासी के रूप में तब्दील होता जा रहा था। अब हम जानेंगे बैटल ऑफ प्लासी क्या है, यानी कि एक युद्ध होगा अब, और उस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ प्लासी। तो हम बैटल ऑफ प्लासी तक क्यों पहुंच रहे हैं? हम लोग एक युद्ध तक पहुंच रहे हैं। तो ये युद्ध क्यों होने जा रहा है? क्योंकि जो अंग्रेज थे जो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहे थे और जो बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच में काफी मतभेद आ चुका था। क्यों मतभेद आ चुका था? क्योंकि नवाब को टैक्स नहीं मिल रहा था ताकि वो बंगाल को चला सके। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो बेईमानी कर रहे थे, वो लगातार मुनाफा सिर्फ अपने खुद को कमाने में लगे हुए थे और बाकी उस क्षेत्र को कुछ देना नहीं चाहते थे। द बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध देखने से पहले हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को देखेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आखिरकार प्लासी जो नाम है वो कैसे पड़ा। तो दरअसल जो प्लासी है वो प्लासी नहीं था बल्कि प्लाशी था। जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? प्लाशी था। जबकि अंग्रेजों ने इसे बिगाड़ कर क्या कर दिया? प्लासी कर दिया। प्लासी और प्लाशी में फर्क होता है। तो प्लाशी शब्द कैसे मिला? क्योंकि इस जगह पर प्लाश का पेड़ पाया जाता था और इसमें लाल फूल जो है वो हुआ करते थे और उन लाल फूलों का इस्तेमाल गुलाल पाउडर वगैरह बनाने में किया जाता था। गुलाल जिसको हम लोग होली वगैरह खेलने में जो अबीर वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें बनाने के इस्तेमाल में ये गुलाल आता है, उसी से गुलाल बनती है और ये प्लाश के पौधों से बनती है। तो जो प्लाश है
तो उस प्लाश को सही से वो प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज नहीं कर पाए, इसीलिए वो प्लासी बोल दिए, प्लाशी को प्लासी बोल दिए। तो जो युद्ध होता है अंग्रेजों के बीच में तो उसको कहा जाता है प्लासी युद्ध। तो प्लासी युद्ध क्या है, चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्यों हुआ था प्लासी युद्ध, क्या इसके अंजाम हुए, क्या इसके परिणाम मिले, वो तमाम चीजें हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो प्लासी का युद्ध है वो किस प्रकार से होता है और किन कारणों से ये युद्ध जो है होता है। तो इसके रीजंस हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था। तो दरअसल अलीवर्दी खान जब मर जाते हैं, अलीवर्दी खान भी एक नवाब था और ये भी एक शक्तिशाली नवाब थे औरंगजेब के बाद। तो अलीवर्दी खान जब उनकी मृत्यु हो जाती है और ये तकरीबन 1756 की बात है। तो जब 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु जब हो जाती है तो वहाँ के जो बंगाल के नवाब बनते हैं वो थे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। तो ये सिराजुद्दौला थे और यही बंगाल के नवाब बनते हैं अलीवर्दी खान के बाद। तो अब यहाँ पे सिराजुद्दौला को देखना है और अंग्रेज को देखना है, क्योंकि यहाँ से एक अहम मोड़ पे हम लोग जाने वाले हैं। तो सिराजुद्दौला जो है ये भी एक शक्तिशाली नवाब बने। अब ये शक्तिशाली नवाब बने तो जो कंपनी थी, अब कंपनी की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो किस कंपनी के विषय में बातचीत कर रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गई कि भाई अब तो जो नवाब है वो सिराजुद्दौला है। तो कंपनी ये चाहती थी कि सिराजुद्दौला को हटा के एक ऐसे नवाब को बनाया जाए जो हमारे इशारों पे काम करे। पपेट रूलर की डिमांड वो करना शुरू कर दिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो चाहती थी कि एक पपेट रूलर मिले। पपेट रूलर कहने का मतलब कि एक इशारों पे काम करने वाला, मतलब कठपुतली सरकार रहे जो हमारे इशारों पे काम करे। और वो क्या करे, जितने भी व्यापार या बिजनेस वो कर रहे हैं उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा छूट मिले, कंसेशन मिले, रियायत मिले, और भी कई तरह के जो प्रिविलेज हैं, सुविधाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है वो चाहते थे। तो ये कब पॉसिबल होता, ये तब पॉसिबल होता जब सिराजुद्दौला को हटाकर उसके जगह पर किसी पपेट रूलर को यानी कठपुतली नवाब को वो बैठा पाते। तो ऐसे उनकी मंशा थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा व्यापार में मुनाफा मिलेगा, व्यापार में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये तभी होगा जब हम कठपुतली सरकार लेकर आएंगे। लेकिन इसमें जो अंग्रेज थे वो सफल नहीं हो पाए। कोशिश तो उन्होंने किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। उन्होंने ऐसा कोशिश किया कि जो सिराजुद्दौला है उसका जो प्रतिद्वंदी है, जो रिवाल्स है, उसको नवाब बनाया जाए। क्योंकि अगर सिराजुद्दौला के जगह पर अगर आपको नवाब बनाना है तो कहीं ना कहीं उसका कोई कॉम्पिटिटर आपको ढूंढना होगा। तो उसका प्रतिद्वंदी जो है वो ढूंढने का प्रयास किए और बनाने का भी प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। ईस्ट इंडिया कंपनी सफल नहीं हो पाई। अब हुआ इसका विपरीत। यहाँ से जो मोड़ लिया जाता है वो बहुत ही डेंजर अब रूप लेना शुरू करेगा। यानी कि जो सिराजुद्दौला है अब वो क्या करता है, कंपनी को सीधे सीधे तरीके से ये कह देता है कि जो भी आप यहाँ पर पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो भी राजनीतिक मामला है, उसमें आप टांग ना अड़ाएं। सिराजुद्दौला सीधा ये बात जो है कंपनी को कहते हैं कि जो भी हमारे
अंदरूनी राजनीतिक मामला है, उस पर आप टांग ना अड़ाएं। और आप जो केलाबंदी बना रहे हैं उसको बंद कीजिए, और जो हमारे रेवेन्यू है उस रेवेन्यू का पैसा दीजिए, यानी जो बकाया है रेवेन्यू का उसका भुगतान भी कीजिए आप। तो ये कौन बोलता है? सिराजुद्दौला बोलता है, कंपनी को बोलता है कि जो रेवेन्यू है वो चुकाइए आप, और केलाबंदी जो आप चारों तरफ कर रहे हैं वो अब बंद कीजिए। अब दोनों के बीच में, यानी कि जो अंग्रेज है और जो सिराजुद्दौला है, दोनों के बीच में खिटपिट होने लगी, बात नहीं बनने लगी। तो जब बात नहीं बनने लगी तो उसके बाद जो नवाब थे सिराजुद्दौला, वो चढ़ाई कर देते हैं इंग्लिश फैक्ट्री में, जहां पे अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री बनाया था। कहां पे बनाया था? कासिम बाजार में। तो कासिम बाजार में एक फैक्ट्री थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। तो वहां पर जो सिराजुद्दौला नवाब है वो अपने 30,000 सैनिकों के साथ वहां पर चढ़ाई कर देते हैं, और जितने भी वहां के अफसर होते हैं कंपनी के, उन सबको बंदी बना लेते हैं। और जो वेयर हाउस बनाया हुआ था, वेयर हाउस जहाँ पे सामान वगैरह इकट्ठा होता था, तो वहाँ पर भी उन लोगों ने ताला लगा दिया, अपने कब्जे में ले लिया। और जितने भी अंग्रेज थे उन सभी के पास जो हथियार थे, जो बंदूकें थे, वो सभी छीन लेते हैं। और जितना भी अंग्रेज का आने जाने का जो जहाज था, शिप वगैरह, उन सब को भी वो क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, रास्ता में बहुत सारे अड़चने पैदा कर देते हैं। तो ये तमाम जो है सिराजुद्दौला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ करना शुरू कर देता है। अब सिराजुद्दौला चाहते थे कि अब वो कंपनी के उस भाग को कब्जे में ले जो कोलकाता में था। जो कलकत्ता में अंग्रेजों ने जो बनाया हुआ था अपना फैक्ट्री, उस फैक्ट्री पे अब कब्जा करना चाह रहे थे कौन? सिराजुद्दौला नवाब। तो जब ये खबर जो है कलकत्ता पहुंची कि अब कलकत्ता में जो अंग्रेजों का फैक्ट्री है वहां पर जो सिराजुद्दौला है वो अब कब्जा करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो फिर कंपनी में बड़ी हड़बड़ी मच गई कि भाई ये तो खतरे में आ जाएगा हमारा बिजनेस। तो फिर यहां पर जिक्र होता है रॉबर्ट क्लाइव का। तो जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, ये बात जब सुनते हैं तो वो क्या करते हैं? आर्मी भेजना शुरू करते हैं। और ये सूचना कहां जाती है? जो मद्रास में कंपनी थी वहां पे जो ऑफिसर्स थे उन तक ये सूचना पहुंचती है कि ऐसा सा होने वाला है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो भी मानने को तैयार नहीं थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है अपना आर्मी भेजना शुरू कर देते हैं। किसके खिलाफ भेजते हैं? सिराजुद्दौला के खिलाफ। कहां पर? जो प्लासी का मैदान होता है वहां पे भेजते हैं, और दोनों के बीच में युद्ध होना शुरू हो जाता है। तो सिराजुद्दौला जो है और जो अंग्रेज हैं उन दोनों के बीच में युद्ध जो है आरंभ हो जाता है प्लासी के मैदान में, जिसे हम द बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। अब इस युद्ध में हुआ क्या? इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई। नवाब जो थे सिराजुद्दौला वो जीत नहीं पाए युद्ध को। अब यह भी प्रश्न आता है कि आखिरकार सिराजुद्दौला हारे क्यों? तो हारने का जो कारण था वो था मीर जाफर। दरअसल हुआ क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मीर जाफर को लालच दे बैठा था कि अगर आप सिराजुद्दौला के साथ नहीं आते हैं, हमारे साथ अगर आप युद्ध नहीं करते हैं, तो सिराजुद्दौला के बाद नवाब आपको बंगाल का हम लोग घोषित कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मीर जाफर जो है इन सब
बातों में आ जाता है और वो क्या करता है कि जो सिराजुद्दौला के साथ युद्ध लड़ने से मना कर देता है, यानी एक तरह से धोखा देता है मीर जाफर, और इस तरह से सिराजुद्दौला कमजोर पड़ जाता है और सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। और जो पहला युद्ध होता है, और उस युद्ध को हम लोग द बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, यानी कि प्लासी का युद्ध कहा करते हैं। अब यहां पर जब सिराजुद्दौला हार जाते हैं तो उसकी मृत्यु भी कर दी जाती है, उनको मार भी दिया जाता है। अब बात आती है कि मीर जाफर जो है वहां के नवाब बन जाते हैं। लेकिन इस दौरान भी थोड़ा समझने की जरूरत यह है कि अंग्रेज भले ही अभी सिराजुद्दौला को हरा चुके हैं, मार चुके हैं, लेकिन वो वहां के राजा नहीं बन रहे, वो किसी और को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? मीर जाफर को बना रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि सीधा सीधा जो है अंग्रेज चाहते तो राजा बन सकते थे, लेकिन बने नहीं। तो इसका कारण ये था कि जो अंग्रेज थे वो ये नहीं चाहते थे कि और ज़्यादा विवाद हो कहीं और से। तो अगर किसी दूसरे को अगर हम कठपुतली सरकार रखकर अगर ये काम कर सकते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा व्यापार करना, क्योंकि उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था व्यापार करना और उससे ज़्यादा लाभ लेना। और अभी फिलहाल उनका कोई यहाँ पर विचार आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी ये बहुत बड़ी जीत और पहली जीत थी प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, ये उनकी पहली जीत थी। अब देखिए हुआ क्या कि सिराजुद्दौला को तो मार दिया गया, सिराजुद्दौला को हरा दिया गया प्लासी युद्ध में। तो वहां पर एक दूसरे नवाब को बनाया गया जिसका नाम था मीर जाफर। तो मीर जाफर जो है उनको वहां का नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर जाफर को भी क्या करना पड़ता था कि अपनी जो जनता है उसको खुश रखना पड़ता था। उनके साथ भी उतना ज़्यादा अन्याय वो नहीं कर सकता था, उतना ज़्यादा टैक्स वो उनसे नहीं वसूल सकता था। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचा नहीं पाया और इसके लिए वो भी कहीं ना कहीं जो है आनाकानी करना शुरू कर दिया था, लगातार शिकायतें करना शुरू कर दिया था। तो उसके वजह से जो कंपनी है यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है मीर जाफर को हटा देती है नवाब से और किसको बनाती है? मीर कासिम को। मीर कासिम को वहां का नवाब वो बना डालते हैं। और जब मीर कासिम भी लगातार क्या करता है? आनाकानी करना शुरू कर देता है, तो उसको फिर से क्या किया जाता है? हरा दिया जाता है। और एक्चुअली एक युद्ध होता है मीर कासिम के बीच में, जब वो बार बार कंप्लेन करना शुरू करता है, शिकायत करना शुरू करता है कि हमें भी कुछ चाहिए, तो मीर कासिम और कंपनी के बीच में फिर युद्ध हो जाता है और उस युद्ध में मीर कासिम की हार होती है। और वो जो युद्ध होता है जिसको हम लोग कहते हैं बक्सर, तो बक्सर की लड़ाई यहाँ पर हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध होता है मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जो 1764 में होता है। और उसके बाद ये भी युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हराती है, इसमें जीत उनको हासिल होता है। और फिर से जब मीर कासिम को हटा दिया जाता है तो मीर जाफर को फिर से क्या किया जाता है? वहां का नवाब बना दिया जाता है। और अब क्या होने लगा कि इसी मीर जाफर से कंपनी जो है हर महीने 5 लाख रुपया लेने लगी। तो जब इस तरह के वो कठपुतली नवाब बनाते थे तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को अब परेशानी महसूस होने लगा कि अब इस तरह के कठपुतली नवाब से कोई फायदा नहीं है, अब उन लोगों को खुद इसका नवाब बनना पड़ेगा। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया, ऐलान किया कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्व्स, कि अब हमें खुद ही क्या करना होगा? नवाब बनना होगा। और फाइनली 1765 में
जो मुगल सम्राट थे उन्होंने ही कंपनी को दीवान घोषित कर दिया। बंगाल का जो प्रांत था, जो प्रोविनेंस था, वहाँ पर कंपनी को ही वो लोग दीवान घोषित कर दिए। अब दीवान घोषित कर दिए तो इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि अगर अंग्रेजों को दीवानी वहाँ पर मिल जाती है तो वो बड़े पैमाने पे रेवेन्यू जो है, जो बंगाल का रिसोर्सेस है, उसको वो सीधा सीधा यूज कर सकते थे। अब बहुत बड़ी समस्या बिल्कुल उनके सामने नहीं थी। वो क्या कर सकते थे कि वो रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज कर सकते थे और उसको रोकने टोकने वाले लोग नहीं थे। और वो क्या करना शुरू कर दिए कि पहले तो जब अंग्रेज भारत में आए तो उनको भारत की जितनी भी चीज़ें थी, गुड्स थी, उनको खरीदने के लिए सोना वगैरह देना पड़ता था, सोना देना पड़ता था या चांदी देना पड़ता था। तो अब इसकी भी ज़रूरत उनको नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो उनको दीवानी वहाँ पे मिल गई थी, उस दीवानी से ही उन्होंने क्या किया कि जो वो सामान बेचना शुरू किए तो उनसे ही उनको इनकम मिलने लगा। अपनी फौजें चलाने के, अपने किले बनाने के भी पैसे उन्होंने निकाल लिए, वहाँ रहने का खर्चे भी निकाल लिए। तो इस तरीके से जो सोना और जो चांदी जो था वो जो भारत में आ रहा था, वो कहीं ना कहीं उसका जो रफ्तार वो कम हो जाता है और वो धीरे धीरे यहाँ पर भारत के रिसोर्स को ही यूज करके अपना मुनाफा कमाना शुरू करता है और तमाम जैसे कि अपने वो सैनिक वगैरह, अपने खर्चे वगैरह सब निकालना शुरू कर देता है। और ये जो रेवेन्यू उनको मिलता था, अंग्रेजों को जो ये रेवेन्यू मिलता था, उसी रेवेन्यू से वो कॉटन यानी कि सूती का कपड़ा वगैरह, जो सिल्क है, मखमल वगैरह, वो सब वो भारत से ही खरीदना शुरू कर देते हैं और भारत में ही बहुत सारी कंपनी का बिल्डिंग वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं, ऑफिस बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उनको किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब वो उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके तमाम ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। ये रॉबर्ट क्लाइव थे और अब आपको यहाँ पे देखना है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो क्या क्या करते हैं हमारे भारत देश में। तो यहाँ पे कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब, यानी कि जो कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफसर लोग थे वो अब नवाब बन बैठे थे। कंपनी के जितने भी अब अफसर लोग थे वही अब क्या बन रहे थे? नवाब बन रहे थे। तो अब अगर कंपनी के अफसर लोग नवाब बन रहे थे तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये था कि कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा पावर और सत्ता को हथिया रही थी, अब उनके पास आ गया था। जितनी भी वहां का पावर है, जितना सत्ता है, वो अब किसके हाथों में आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। और वहां के जितने और भी नौकरशाही अफसर लोग थे वो लोग भी अब क्या करने लगे? नवाब बनने के सपने भी देखने लगे। तो दरअसल क्या हुआ कि वहां पे जो और एक्चुअल में जो नवाब लोग थे उनको वो मजबूर करने लगे। जो ऑफिसर्स लोग थे, अंग्रेज लोग जो थे, वो मजबूर करने लगे नवाबों को कि भाई हमको गिफ्ट के तौर पे आप जमीन दीजिए और ढेर सारा पैसा दीजिए। तो गिफ्ट के तौर पे ये ज्यादातर मांगने लगे कि आप हमको गिफ्ट के तौर पे जमीन दीजिए या ढेर सारा पैसा आप हमको दीजिए। तो इस तरह से वो वहां के नवाब जो है वो बनने शुरू हो गए। अब बात होती है किसकी? रॉबर्ट क्लाइव की बात होती है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ये बहुत ज्यादा उस समय जो थे अमीर हो चुके थे जब इनका एज 18 साल का था। जब ये 18 साल के थे, यानी कि 1767 की बात है, 1767 की बात है। तो इनके पास जो रकम थी वो रकम छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी रकम इनके पास थी। 4,01,000
102 पौंड जो है, इतना पैसा रॉबर्ट क्लाइव के पास था। और जब इनको बंगाल का वहां पे गवर्नर चूज किया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये आपके बंगाल के गवर्नर थे, और रॉबर्ट क्लाइव ही आपके पहले गवर्नर बने। तो इनके पास इतनी संपत्ति आ गई थी। और फिर जब दोबारा, यानी कि हम बात करें 1764 में, ये था क्या 1743 की बात है, अब बात आती है 1764 की, तो फिर से इनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के तौर पर। और इस बार इनको कंपनी भेजती है कि देखिए कि क्या क्या वहां पे करप्शन हुए हैं। तो ये बड़ा हैरत की विषय था कि करप्शन करने वाले तो यही थे, और इन्हीं को ये काम सौंपा गया कि आखिरकार इतना करप्शन क्यों हो रहा है, इसको आप थोड़ा सा क्रॉस एग्जामिन करें। तो एक्चुअली में रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर ही क्या हुआ, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो कोर्ट में गए तो यहां पर इनके ऊपर जो भी करप्शन के चार्ज लगे थे वो साबित नहीं हो पाया, यानी ये बरी हो गए वहां से। लेकिन 1774 में ये खुद अपने आप को ही गोली मार देते हैं, यानी आत्महत्या कर लेते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव इस तरह से दुनिया से हट जाते हैं। तो आपने देखा कि जो नवाब लोग हैं, किस प्रकार से जो भारत के नवाब थे उनको हटाया गया, और खुद अंग्रेज के जो अफसर लोग थे वही नवाब बन बैठे, और वो बहुत सारे रिसोर्सेस का मनमानी यूज तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ बहुत सारा धन दौलत भी यहां से इकट्ठा करना शुरू कर दिए। और भी इनके बाद जितने भी आए वो भी इतना पैसा तो नहीं कमाए, लेकिन उनकी चाहत थी कि वो थोड़ा रईस टाइप के जिंदगी को जिए, क्योंकि उतने बड़े वो नहीं थे, वो बहुत ही आम परिवार से ऑफिसर लोग थे। लेकिन वो इतना पैसा कमा लेना चाहते थे कि जब वो इंग्लैंड वापस जाए तो आराम की जिंदगी वो जी सके। लेकिन जब वो इंग्लैंड जाते थे, जो बच जाते थे जिंदा, तो वहां पर इंग्लैंड में लोग उनको नवाब कहते थे, और उनकी जो शान और शौकत थी वो थोड़ा डिफरेंट नजरिया से देखा जाता था।